तो आज पढ़ाने वाले हैं तुम लोग को पीरियोडिक टेबल का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो हम लोग को ध्यान से देखना है वो क्या क्या चीज़ है, थोड़ा मैं अच्छे से बता दूं कि जो सबसे पहले हम लोग पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग साइज को। इसी को बोला जाएगा रेडियाई। ठीक है। अब साइज को समझने के लिए दो पैरामीटर्स है जिस पे हम लोग देखेंगे कि साइज बढ़ेगा या घटेगा। एक हमारा है जेड इफेक्टिव, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक है हमारे पास शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक। अगर बात करूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, फाइनली उसको हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये अट्रैक्शन को डिनोट करेगा। किसको करेगा? अट्रैक्शन को। और ये डिनोट करेगा रिपल्सन को। ठीक है। और जो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास साइज के बाद हम लोग आएंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इंथैल्पी भी बोला जाता है। ठीक है, आईपी। ठीक। थर्ड पॉइंट हम लोग का ये रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन इंथैल्पी, गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं। और फोर्थ वन जो हमारे पास है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी है जहाँ से काफ़ी चीज़ें समझ में आएगा और किसको क्या करना है वो बताते हैं आपको। समझिएगा, ये चार प्रॉपर्टी से ही नीट में क्वेश्चन अब तक आता था और आएगा भी, ऐसा कोई बात नहीं है। बट पिछले साल जो 2020 में, कोरोना ईयर इसको बोलते हैं 2020 को, 2020 में जो क्वेश्चन आया वो एक नॉर्मल, जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है पीरियोडिक टेबल का एनसीईआरटी से, वहाँ पे कुछ कंपाउंड है जिनका 100 से ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर होता है उनका नेम पूछ दिया। ठीक है, तो वो भी हम लोग लेक्चर लेंगे, बट वो रेयर था कि जो आया। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, पढ़ाते हैं टीचर। बट मेनली जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन आए या ना आए, आगे के इनऑर्गेनिक को समझने के लिए ये चार पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे साइज हो गया, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो हमें इनऑर्गेनिक को समझने में, या बोल सकते हैं आप कि इनऑर्गेनिक को आसान करने के लिए इन चार पैरामीटर्स को हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन इनसे आए या ना आए, ये आपके कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। ओके। और जो नीट में क्वेश्चन आया वो आ गया, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, चलो उसको भी पढ़ा देंगे। ओके। अब देखो हम लोग किस तरीके से इसको डिजाइन करते हैं। जैसे साइज का जो क्वेश्चन होगा, एक बार ब्रीफ में देख लीजिएगा कि कोई भी चीज़ आप साइज पढ़ते हैं, मान लीजिए एटॉमिक रेडियाई, तो वहाँ पे रेडियाई के टाइप से आ जाएंगे ना, जैसे कि कोवलेंट रेडियाई दे देगा, वंडर वाल रेडियाई दे देगा, मेटालिक रेडियाई दे देगा। ठीक है, इस तरह का रेडियाई दे सकता है। और किसका क्या रीजन देना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात आता है कि किधर, जैसे हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो ग्रुप और पीरियड ही दो चीज़ हैं। पीरियड जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे वो पीरियड बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन को हम लोग ग्रुप बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास 7th है, और वर्टिकल लाइन जो है 18 है, मतलब 18 जो ग्रुप है और 7 जो है पीरियड है। ठीक है, तो ग्रुप में साइज क्या होगा, पीरियड में साइज क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। ग्रुप का अगर क्वेश्चन है तो हमें रीज़न क्या देना चाहिए साइज इंक्रीज करने का,
अब पीरियड में साइज डिक्रीज करता है तो उसका रीजन क्या देना चाहिए, एक प्रॉपर वे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग जो सेकेंड प्रॉपर्टी पे आएंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। वो कह रहा है किसी भी स्पेसीज को आयोनाइज करने के लिए ना, आयोनाइज मतलब कोई न्यूट्रल स्पेसीज है उस पर हमें चार्ज डेवलप करना है, तो दो तरीके से आप चार्ज डेवलप कर सकते हैं। या उस पर इलेक्ट्रॉन आप लेंगे तो निगेटिव चार्ज, और अगर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसके रिगार्डिंग बात करता है जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस से दूर भेज रहे होते हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक कर रहे होते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को हम हटा रहे हैं यानी रिलीज कर रहे हैं, तो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड चाहिए। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, समझ रहे बात को। और वही एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगी, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे ऑर्बिटल में आकर रहना चाहता है तो उसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब समझेंगे तो वहाँ पे प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, वहाँ हीट रिलीज होगी। ओके, एक और बात आएगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सपोज इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज आया। अब इलेक्ट्रॉन लिया तो निगेटिव चार्ज आया, बट यहाँ पे कोई एनर्जी की बात नहीं हुआ। उस स्पेसिस का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, इसलिए उस पर चार्ज निगेटिव आ गया, और ये परमानेंट प्रॉपर्टी होता है। तो एक एक करके चलो सभी को देखते हैं। तो पहला हम लोग जो पढ़ रहे वाले हैं एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक रेडियाई को हम लोग एक बार बढ़िया से देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हमें पता है कि कभी भी बॉन्ड बनाते हैं तो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है दो स्पेसीज के बीच में। हो सकता है कि वो आयनिक बॉन्ड बनाए, हो सके कोवलेंट बॉन्ड बनाए, हो सके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, हो सके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, हो सके वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बने। मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों स्पेसीज के बीच में होना चाहिए, तभी जाकर बॉन्ड बनता है। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी एक स्पेसीज है जिसका ये न्यूक्लियस है, और दूसरा कोई स्पेसीज है जिसके पास भी अपना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए बस एक दूसरे को बस सिर्फ टच करके बॉन्ड बना दिए ना, ऐसे सिर्फ इसको आपको टच करके ये बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ये टचिंग पॉइंट है इनका। अगला स्पेसीज मैं बता रहा हूँ, हो सके जो ये स्पेसीज है ए, मान लो कुछ भी, और ये इसके साथ क्या कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इनका ओवरलैप कर गया। थर्ड पॉइंट दे रहा हूँ, जहाँ पे ये स्पेसीज मान लीजिए ये इनका न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये बहुत दूर से ही बॉन्ड बनाया है ना, ये बहुत दूर से बॉन्ड बनाया है, मान लीजिए बहुत दूर से। तो अब आपको बताना है कि कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है। बोलेंगे सर ये वाले में, और इसमें तो बहुत दूर से, और इसमें सिर्फ टच किया है। जब दो स्पेसीज बस ओवरलैप ना करे, बस एक दूसरे से टच करे, तो इस तरह के अट्रैक्शन या इस तरह का बॉन्डिंग को हम लोग बोलेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। और मेटालिक बॉन्डिंग हो रहा है तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें आप वर्ड डाल देना चाहिए हम लोग को मेटालिक रेडियाई। क्या बोलना चाहिए? मेटालिक रेडियाई। ओके, अब यहाँ पे इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बना है, ठीक है, इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बना है और ओवरलैपिंग हुआ है, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट। तो साफ लिख देता हूँ, कोवेलेंट बोल सकते हैं या आप कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो है, ये जो आप थर्ड वाला आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि ये बहुत दूर से बॉन्ड बनाया है, मतलब ऐसा मास की वजह से अट्रैक्शन हो सकता है कि बहुत दूर से वहाँ पे अट्रैक्शन कर सकता है वो, तो ये मास की वजह से हो रहा है। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम लोग वंडरवाल, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं वंडरवाल रेडियाई, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं कोवलेंट रेडियाई, और इसको बोल सकते हैं मेटालिक रेडियाई, ठीक है, इस तरीके का। तो अब हमसे इसमें अगर ऑर्डर पूछता है कि इन तीनों रेडियाई में साइज का ऑर्डर बताइए, अगर इन तीनों रेडियाई में साइज का ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज़्यादा रेडियाई ज़्यादा कौन होगा? तो बोलेंगे हम कि सर ये वंडरवाल जो रेडियाई है वो ज़्यादा होगा। किससे? फिर उसके बाद क्या होगा?
मेटेलिक रेडियाई होगा, उसके बाद क्या होगा, कोवलेंट रेडियाई होगा। इतना बात समझ में आ रहा है? ये वाला एग्जाम्पल पूछ चुका है नीट में। अब समझिएगा कि जो वंडर वाल रेडियाई होता है, वंडर वाल, ये डबल देन होता है कोवलेंट ना, कोवलेंट रेडियाई के, ठीक है। ये इसके क्या होता है, इसके जस्ट डबल होता है। ओके, ये भी पॉइंट है। खैर ये सब तो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। तो बस टच करें यानी मेटालिक, और उसको ओवरलैप करें, कोवलेंट या कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं आप, और दूर दूर से बॉन्ड बना रहा है यानी बोल सकते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वंडरवाल रेडियाई आप बोल सकते हो। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक तरह, ठीक है, पहले लिख लीजिए। हो गया क्या? जहाँ पे भी दिक्कत हो तो एक बार मुझे टोक देना, बता देना, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे कि समझिएगा, छोटा सा एग्जांपल है, उससे सब चीज़ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक स्पेसीज है, मैं ले लेता हूँ मेटल, ठीक है। मेटल मेटल एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और मेटल पे चार्ज आ जाता है +1। फिर मेटल मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, और मेटल पे चार्ज आ जाता है +2। फिर मेटल मान लीजिए कि एक और इलेक्ट्रॉन निकालता है ऐसे, और मैं उस पर बोल रहा हूँ कि मेटल पे चार्ज आ गया +3। फिर मेटल पे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और मेटल पे चार्ज क्या आता है +4, इस तरीके से, ठीक। मतलब कि आप ये देख रहे होंगे कि जैसे मेटल कोई भी था, सपोज मेटल के पास इलेक्ट्रॉन था 10, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज निकाला, मान लीजिए अभी मैं मेटल का मान रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है, मतलब उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास, मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज 10 है। अब कितना बच गया 9, अब कितना बच गया 8, अब कितना बच गया 7, अब कितना बच गया 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, बट इसमें प्रोटॉन जो है, मान लीजिए न्यूट्रल स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, मान लीजिए 10 था तो 10 ही होगा अभी ना, इसमें अब कितना होगा 10 ही होगा। प्रोटॉन नहीं निकल रहा है, ये 10 ही होगा, ये इसका 10 ही होगा, और इसका 10 ही होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि इन सब स्पेसीज में पहला में आप देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल है, ठीक। और सेकेंड वाला आपने देखिएगा जहाँ पे +1 चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, 10 प्रोटॉन हो गया, ठीक है। ये जो है इसको ले लेते हैं, क्या है भैया, बोलेंगे ये सर प्रोटॉन है, और ये वाला पार्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन से न्यूट्रल हो गए, तो एक प्लस चार्ज होने का मतलब क्या है, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, ठीक। अब दूसरा पे कह दिया, यानी यहाँ +2 है यानी 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, +3 का मतलब 3 प्रोटॉन ज़्यादा है, और +4 का मतलब 4 प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक। अब प्रोटॉन कहाँ पे होता है, आप अगर एक कोई स्पेसीज देखते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, इसका कोई न्यूक्लियस है, तो एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यानी यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन, देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को ये टाइटली बॉन्ड करके रखता है। यानी प्रोटॉन में जब पॉजिटिव चार्ज है मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज है, यानी प्रोटॉन का जो चार्ज था जो अब बचा हमारे पास, उसी को बोलेंगे वो कि न्यूक्लियर चार्ज है, और इसी को बाद में बोला जाता है कि यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि अब जो +1 बचा चार्ज वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से विड्रॉ करेगा, अगर +2 है तो और तगड़ा विड्रॉ करेगा, +3 है तो और तगड़ा खींचेगा, +4 है तो और तगड़ा, मतलब कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अगर मैं बच्चा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं मान लीजिए कि हम इधर आ रहे हैं, इधर इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी +1 +2 +3, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे
इफेक्टिव, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इधर, डिक्रीज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है। यानी हम बोल सकते हैं कि इधर जो है जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, तो बोल सकते हैं कि सर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, बोलेंगे अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है यानी साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है, अब ध्यान से देख लीजिएगा पॉइंट को, कि अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे साइज जो होता है, सॉरी, हाँ, बोल सकते हैं कि जो ये साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं कि ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव के, या मतलब बोल सकते हो या अट्रैक्शन को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन के बोल सकते हैं, या शेडिंग इफेक्ट को, या आप रिपल्सन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो साइज का ऑर्डर आप समझ जाएंगे। तो साइज का ऑर्डर आप कुछ इस तरीके से पाएंगे। साइज सबसे ज़्यादा किसका होगा, एम ए, उस एम का, फिर उसके बाद एम प्लस का, उसके बाद एम प्लस टू का, उसके बाद एम प्लस थ्री का, और लास्ट वन क्या हो जाएगा, एम प्लस फोर का। क्यों बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो साइज छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इस तरह से भी छोटे छोटे पॉइंट आपको नीट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, जो एग्जाम्पल हमने लिखवाया आपसे, समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, हो गया, ओके, सभी बच्चों का हो गया। मतलब तुम नहीं बोलोगे, इतने ढीठ हो, एक एक बच्चे का नाम लेके पूछा जाएगा कि बेटा आपका हो गया, आपने, अच्छा, तभी बोलोगे नहीं। चलो, तो एक पॉइंट तो हमने ये देख चुके हैं कि श्रीडिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ, कि बहुत छोटा सा है पॉइंट, क्या था, एक मिनट, ठीक है, पॉइंट तो समझ में आ ही गया आप लोग को कि अब देखिए, मैं क्या बोला आपको कि चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे ये रहा न्यूक्लियर, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि +3 चार्ज है, मतलब +4 चार्ज है, और इसके ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए, सॉरी कितना गंदा बनाता हूँ मैं, तो मान लीजिए यहाँ पे, ओहो अब तो और गंदा बन गया, चलो यार, सर्किल बनाते बनाते बनता ही नहीं मुझसे, चलो ये ठीक ठाक बन गया। तो कह रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था एक, और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लो कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन, सपोज, मतलब ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो ये क्या होगा, ये तो देखो, चार जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये चार तो इसको तीन तीन को तो बैलेंस कर देंगे, लेकिन एक जो रेस्ट बच जाएगा वो किसको करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं, मतलब कोई भी बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको श्रिंक करेगा। मान लीजिए ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो अब चार, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे होते, 3 को, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यही बोला जाता है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करते हैं। रिपल्सन का होगा तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना रिपल कर रहा है, तो है बच्चों वाली चीज़ें, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है ये सब चीज़ें। अब हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे एक बात है मेरे पास,
कि मान लीजिए कि कोई स्पेसीज जो है, पहला पॉइंट हमारा कि मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक्स स्पेसीज था, सपोज कीजिएगा कि कोई भी एक्स स्पेसीज है, कोई वाई है और कोई जेड है। एक्स वाई जेड सब डिफरेंट हैं, ठीक है, सब डिफरेंट हैं। और इस पे मान लीजिए कि न्यूट्रल चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है। अब आपसे पूछा कि साइज आप मुझे बताइए, तो बच्चा जल्दीबाजी में गलती क्या करता है, बोलता है कि देखिए पॉजिटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, तो अट्रैक्शन बढ़ गया है, यानी साइज छोटा हो गया है। तो बोलेगा सबसे छोटा वाई होगा, और जेड जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो साइज बढ़ गया है, तो बोलेगा कि वो जेड सबसे ज़्यादा होगा और एक्स जो होगा बीच में होगा। बच्चा यहाँ पे क्या गलती किया, अभी बोलेगा करेक्ट किए, ठीक है, लेकिन वो गलती क्या किया, गलती ये किया कि हमें एक्स वाई जेड कहाँ का है ये ध्यान रखना होगा। जैसे आप मान लीजिए कि एक पीरियोडिक टेबल का छोटा सा मैं झलक दिखाता हूँ, यहाँ पे लिथियम होता है डॉट 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 डॉट, हम सीजियम प्लस पे चले गए। अब मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए कार्बन डॉट 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 ना, यहाँ पे मान लीजिए हम बिस्मथ तक आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी। और यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रोजन है, यहाँ पे मान लीजिए फास्फोरस है, ऐसे डॉट डॉट में आ रहा हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं फ्लोरीन दे दिया, ठीक, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया। अब मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ये जो कार्बन है ये न्यूट्रल है, ये कार्बन जो है न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है। तो आप यहाँ गलती देखिए, अलग अलग जगह के ये स्पेसीज हैं, तो ये कितना भी अगर देखिए जाए कि सीजियम कितना भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये 7th पीरियड का इलेक्ट्रॉन है, यानी न्यूक्लियस से बहुत 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 दूर है, समझ रहे हो, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये 7th का। तो पॉजिटिव चार्ज देखते ही ऐसा नहीं होना कि सबसे छोटा हो गया ये, बात समझ में आ रहा है ना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, साइज छोटा हो गया। अरे मेरे भाई, ये कब हम अप्लाई करेंगे, अपने नियर अबाउट वाले एलिमेंट्स के साथ, जैसे जिनका देखिए जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो, तो आपका ये वाला रूल वर्क कर जाएगा। लेकिन आप कहीं का भी एलिमेंट उठाकर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देख के क्वेश्चन करोगे तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, मैं कहना जो चाह रहा था वो आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो कुछ पॉइंट उठाते हैं। जैसे कि ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, समझ रहे बात को ना, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसमें हम लोग इसलिए डाउटफुल बता सकते हैं, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, मे भी सही भी हो सकता है और गलत भी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, तो छोटा कर लो इसको, ठीक है। अब समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, जो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कैल्शियम है, सॉरी पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 19, कैल्शियम का जो होता है वो होता है 20, ठीक है। और फास्फोरस कुछ होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर मान लीजिए है 17 और सल्फर का है 18, नहीं सल्फर नहीं, फास्फोरस का जो है 15 है और सल्फर का जो है 16 है और क्लोरीन का जो है, ऐसा मान लीजिए आपको ये 17 है, इस तरीके का। अब हमसे क्या किए कि हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज कर दिया, तो ये प्लस में चला गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये +2 में चला गया। अब इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका भी अब 18। अब ये क्या कर लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या कर लिया है, ये गेन कर लिया है। तो ये गेन कर लिया तो इसका जो अब आएगा तो फास्फोरस पे -3, अब ये हो गया 18। अब ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कितना आ जाएगा, सल्फर -2 और ये भी हो गया 18। अब यहाँ पे क्लोरीन एक अगर गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस और ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे स्पेसीज में क्या चीज़ कॉमन है, तो हम बोलेंगे इन सारे स्पेसीज में एक चीज़ कॉमन है कि सब के सब का इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी जो ये स्पेसीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है, बोलेंगे सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में
आप लगा सकते हैं रूल कि साइज अगर यहाँ देखना पड़े तो आप बोल सकते हैं कि साइज जो होता है सबसे ज़्यादा पहले देखेंगे एनायन का होगा, उसके बाद हम न्यूट्रल का देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कैटायन का। किसका देखेंगे? कैटायन का। ठीक, तो सबसे ज़्यादा एनायन जो है, अब यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं आप, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन। ठीक है, बोल सकते हैं आप। तो साइज, अब देखिए किस पे ज़्यादा एनायन है, तो किस पे ज़्यादा एनायन है भाई? तो इस पे। तो साइज का ऑर्डर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा P-3, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास S-2, उसके बाद आएगा Cl-, उसके बाद आएगा पोटेशियम, और उसके बाद आएगा कैल्शियम+2। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम यूज कर सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये करेक्ट कब होगा? जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आप लेंगे तब। ऐसे ही नॉर्मल नहीं होगा कि कहीं भी आप कुछ भी लगाकर और क्वेश्चन बना दें। ये तभी वैलिड है ना। इसको आप लिख सकते हैं कि ये वैलिड कब है, तो बोलेंगे कि सर ये वैलिड तब है जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा तब, ऐसे वैलिड नहीं है। तभी पॉइंट बहुत सही था। आप इस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए। बाकी बच्चे लिखिए। हो गया? चलिए, हो ही गया होगा। ठीक है बच्चे, एक और पॉइंट समझिएगा कि जो साइज है या एटॉमिक रेडियाई है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो हम मतलब फैक्टर नहीं, मतलब दो जगह जो है आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। पीरियड में आपको देखना पड़ेगा और ग्रुप में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप में जो होता है, जो साइज क्या होता है ग्रुप में, बोल सकते हैं इंक्रीज। ठीक है, ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है, और पीरियड में साइज जो होता है डिक्रीज होता है अप टू जो है अप टू 17th ग्रुप तक, एंड देन इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट को, बहुत मार्केबल पॉइंट ये है इसमें, बच्चे ध्यान दीजिएगा कि साइज तो यहाँ पे मैं बोला कि डिक्रीज करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिक्रीज करता है। कहाँ तक डिक्रीज करेगा? 17th ग्रुप तक। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू डिक्रीज ही कर दिए। 17 के बाद देन क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ओके, साइज इंक्रीज कर जाता है, तो उसका रीजन भी पता चलेगा। और ग्रुप में जो है साइज क्या है, इंक्रीज करता है, और इसका भी रीजन अपना अलग है। इसका रीजन ये है कि जैसे आप फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इसका कहने का मतलब है आप न्यूक्लियस से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके आप दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। इसी को पीरियड या ऑर्बिट आप बोल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑर्बिट होगा आप उतने न्यूक्लियस से दूर है, तो साइज जो है बढ़ जाएगा। बात समझ रहे ना? तो यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइज इंक्रीज करने का रीजन जो है, रीजन क्या है कि नंबर ऑफ शेल क्या है यहाँ पे इंक्रीज कर गए हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर गया है। या आप बोल सकते हो कि साइज ऑफ शेल क्या हो रहा है, बोलेंगे कि सर इंक्रीज कर गया है। वो दोनों रीजन बोल सकते हैं, लेकिन पीरियड का रीजन थोड़ा अलग है। पीरियड का रीजन थोड़ा अलग है, लेकिन समझ में वो भी आपको आ जाएगा, समझिएगा। ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ, पीरियड वाला एक। मैं यहाँ से लिया बच्चे, लिथियम है यहाँ पे, और यहाँ पे Be है,
और ये बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है और यहाँ पे नियोन है। ठीक है, जैसा कि ये हमने जो एलिमेंट लिया है वो सब पीरियड का ही लिया है, तो अलोंग द पीरियड मैं बोल रहा हूँ कि साइज क्या होना चाहिए, तो बोल लीजिए कि सर साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज होना चाहिए। रीजन समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, पहले आप देख लीजिए जो नीट का क्वेश्चन है, नीट में जो आता है वो सिंपल आ चुका है, ये नीट में आ चुका है। और याद रखिएगा कि एनसीई जैसे कि हमारे पास थ्योरी पढ़ने के लिए क्या होता है, एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव अगर हम बना ले, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन कर ले, तो हमारे नीट के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि जो हम पढ़ते हैं वैसा ही कुछ क्वेश्चन मिल जाए। तो कई बुक मार्केट में है, और लेकिन एनसीईआरटी ने खुद भी एक बुक निकाल रखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से। आप जाओ पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन वहाँ देखो, और वो क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए अच्छे नहीं कि बड़ी शानदार क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे हैं कि नीट में वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक नहीं है, इसलिए अच्छी है कि वो नीट में क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे बात को ना? तो बढ़िया बात है भाई, हमारा टाइम बचा देगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो भी बहुत कम क्वेश्चन दिया होता है लेकिन उससे आते हैं, चाहे आपको आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी इस थ्योरी से इस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्रेमिंग करने में आसानी होगा। आपको एक फ्रेम बना के दे चुका है, रोड मैप बना के दे चुका है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने, तो आप उसी से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका था, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है। आप जाएंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मैंने बोल दिया कि अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ कि साइज यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। रीज़न जो है बताऊंगा कि रीज़न क्या है कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब एक बात है, एक जैसे हमने शील्डिंग इफेक्ट बोला या स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको रिपल्सन से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो शील्डिंग भी इंक्रीज करता है, मतलब शील्डिंग रिपल्सन भी इंक्रीज करता है। रीजन समझ में आएगा? तो मैं बोल दिया कि उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो मैं बोल दिया कि ये भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब बात यह है सर अट्रैक्शन भी जैसे इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, बोलेंगे सर इसको अट्रैक्शन से, मैं ही बताया था आपको सॉरी तो यहाँ पे मेरे पास अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बोलेंगे कि सर अट्रैक्शन जो डिनोट किया अट्रैक्शन, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं रिपल्सन से। इससे रिपल्सन से। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा मेरे बात कि मैं कह रहा हूं कि अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, रिपल्सन भी इंक्रीज कर रहा है, तो साइज कैसे देखें हम? ठीक है, कैसे साइज देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? समझिएगा एक पॉइंट अभी थोड़ा सा भी लर्न करना होगा। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा से इंक्रीज कर रहा है और शील्डिंग भी इंक्रीज कर रहा है, बट वो ज़्यादा से नहीं इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनली अट्रैक्शन ज़्यादा से इंक्रीज कर रहा है और शील्डिंग थोड़ा कम से इंक्रीज कर रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा? मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा डोमिनेंट हो गया तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ऐसा क्यों हुआ वो नेक्स्ट वाले स्लाइड में समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर ज़्यादा से इंक्रीज करता है, तो अट्रैक्शन डोमिनेंट कर गया, रिपल्सन पे अट्रैक्शन डोमिनेंट कर गया, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ पे अब कहाँ तक, तो ये साइज का पाउडर कहाँ तक देंगे? यहाँ तक, यहाँ तक ये साइज क्या हो गया? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, लेकिन ये इंक्रीज। ये वाला पार्ट आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये बोले कि सर अगर ये इंक्रीज करता है तो ये कहाँ तक करेगा? अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ तक जाएगा? तो ये बोलेंगे देखिए इनर्ट गैस है ये, और ये साइज जब इंक्रीज कर जाता है तो ये सबसे ऊपर आ जाते हैं, मतलब नियोन इन सबसे भी ज़्यादा आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस में मेरे प्यारे बच्चे, इनर्ट गैस जब आप पढ़ेंगे, इनर्ट गैस में जो रेडियाई वर्क करता है वो वंडर वाल फोर्स ऑफ रेडियाई वर्क करता है। कौन सा रेडियाई करता है? वंडर वाल फोर्स ऑफ रेडियाई करता है। तो ये क्या होता है? जस्ट डबल होता है कोवलेंट से। वैसे भी बहुत दूर दूर से ये बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये जस्ट डबल होगा। तो हम बोलेंगे कि अलोंग द पीरियड द साइज डिक्रीजेज अप टू 17th ग्रुप एंड देन इंक्रीजेज ड्यू टू वंडर वाल रेडियाई।
क्यों इंक्रीज कर गया, तो बोलेंगे ड्यू टू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप रेडियाई बोल सकते हैं। तो ये नीट का क्वेश्चन था, आसान है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो नीट के जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थ्रू आउट पूरे के पूरे सिलेबस का नॉलेज आपको होना चाहिए। कहीं कहीं से कुछ कुछ आपको ऑप्शन उठा के डाल देगा, ऐसा नहीं कि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल का ही क्वेश्चन उसमें होगा, कुछ और भी डाल सकता है। कंप्लीट आ रहा है। अब क्वेश्चन आसान आते हैं, ऑप्शन टफ आते हैं ना। पहले के टाइम में क्या होता था, क्वेश्चन टफ होते थे, ऑप्शन आसान होते थे। अब क्या है, इतना आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन जैसे आप ऑप्शन पे पहुंचते हैं आपको क्या करता है, वो कंफ्यूज करने लगता है, कर यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो पहले से पेपर अब टफ होने लगे, कारण ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। तो सारे चैप्टर का नॉलेज आपको होना चाहिए। साइज डिक्रीज कर रहा है तो उसका एग्जैक्ट रीजन दे देता है, 4 बोल देता है, ईएन डिक्रीज हो रहा है ना, बोल देता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, शील्डिंग इंक्रीज कर रहा है, क्या रीजन देंगे आप। तो यहाँ पे प्रॉपर रीजन, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से बन जाएगा, लेकिन अब रीजन दे दिया है तो रीजन आपको कैसे पहचानेंगे, एग्जैक्ट रीजन क्या होना चाहिए। तो साइज घट रहा है, यानी घट रहा साइज, तो 2 स्पेसीज नज़दीक आ रहे होंगे, पता ना, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुप कैसे, धीरे धीरे वो साइज क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, नज़दीकियाँ बढ़ रही है, दूरियाँ कम हो रही हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही रीजन होगा कि along द पीरियड साइज डिक्रीजेज अप टू 17th ग्रुप। इसका रीजन यही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज मोर रैपिडली दैन, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये रीजन है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नीट में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, लिख लिए होंगे आप इसको, अब समझिएगा। अब मैं बात करूं कि साइज का क्वेश्चन, ठीक है, साइज का क्वेश्चन का ही बात करूं, ग्रुप में अब ले लेते हैं। पीरियड में तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कुछ मिक्स भी कराऊंगा आपको। अब मैं ले रहा हूं कहाँ पे, डाउन द ग्रुप का क्वेश्चन। जैसे हमने लिथियम लिया, यहाँ पे सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, रूबिडियम ले लिया और सीजियम ले लिया। देखिए क्या क्या फ़ायदा होगा हमको कि जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज हम, मैं बोल दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या बोल रहे थे अभी, कि नंबर ऑफ शेल, और बोल सकते हैं कि साइज ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब मेरी बात ये है कि सोचिए, अभी जो एग्जाम्पल उठाए हैं हम मेटल को उठाए हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये बहुत अच्छे मेटल बोले जाते हैं, तो हमने जो एग्जाम्पल उठाया है मेटल को उठाया। अब बताइए कि जो भी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, सब में क्या होता है 1, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1 1 1 1 1 1 1, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बात करूँ अगर यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बच्चे, तो ये इन सब में 1 है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन सबके आउटर मोस्ट सेल में है और इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो याद रखिएगा कि देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास लिथियम को मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और सीजियम को बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए कि इजीली किस इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे साइज बड़ा हो गया है, इस इलेक्ट्रॉन के इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन अब बहुत कम हो गया, जबकि ये बहुत नज़दीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो छोटे जो भी मेटल होंगे उनके इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बॉन्डेड होंगे, और जो बड़े मेटल होंगे जिनके साइज बड़े होंगे उनके इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होंगे, तो उनको रिलीज करना, निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अब हमें ये बोलना है कि मेटल की टेंडेंसी क्या होता है। अगर कोई हम दिमाग में आता है मेटल, तो बोलते हैं ना मेटल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कंडक्टिविटी शो करता है, करंट का कंडक्शन शो करता है। तो मैं बोलता हूँ क्यों करता है मेटल, अगर एक इंडिविजुअल मेटल ले, हम सीजियम ले, बोल दे सीजियम की ये कंडक्शन शो करता है, क्यों करता है, तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों करेगा भाई, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल टू करंट बोला जाता है ना,
समझिएगा यहाँ पे कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा करंट का कंडक्शन करेगा। तो बताइए इन सब में सीजियम अच्छा करंट का कंडक्शन करेगा कि नहीं? अभी नॉर्मल में तो मैं बोल सकता हूँ क्या क्या चीज़ की, अगर अच्छा, नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर अच्छा कंडक्शन कौन कर सकता है यहाँ पे? सीजियम कर सकता है। कंडक्टिविटी सीजियम अच्छा शो कर सकता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बॉन्डेड है, वो फ्री छोड़ देगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर मुझसे पूछे कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन होगा, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे सीजियम होगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे को रिड्यूस और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप पूछ, मतलब काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक पॉइंट और निकल के यहाँ पे आया कि मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देना है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देना है, तो जल्दी सीजियम दे रहा है, तो अच्छा बेस कौन होगा? बेस का भी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन देना होता है, लोन पेयर देना होता है, निगेटिव देना होता है ना, चाहे OH माइनस देना होता है। तो जो मेटल का हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड, वो बेसिक इन नेचर होते हैं इन जनरल। तो बताइए आपकी मेटल का यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक, तो यहाँ पे जो भी मेटल होंगे वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये अच्छा बेस होंगे, इसलिए इसको अल्कलाइन मेटल भी बोला जाता है। एक बोलेंगे सेकंड वाले ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? वो बेसिक को बताता है। ठीक है, तो बताइए अच्छा बेस क्या होगा? तो मैं बोलूँगा कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो टाइटली बॉन्डेड जो पार्ट होगा वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी वो लूजली रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अच्छा बेस कौन बनाएगा? बोलेंगे सीजियम बनाएगा। बात समझ ना? और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब मैं रिएक्टिविटी की बात भी करूँ यहाँ पे, एक बात समझ में आ रहा है कि मेटल अच्छा रिएक्टिव कौन होगा? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? बोल सकते हैं कि सर रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि लूजली बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ क्लास स्किप मत करना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा और फिर बाद में एक्सक्यूज देते घूमोगे कि इनऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ भी रटने का नहीं है, समझने का है। कुछ चीज़ें मैं शुरू में समझाता हूँ, कुछ चीज़ें बीच में जाके समझाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ नॉलेज अगर एडिशनल नॉलेज आ जाता है तो समझाने में आसानी होती है। तो सारा का सारा टॉपिक जो है ये चैप्टर जो भी इनऑर्गेनिक है समझने का है। ये बिल्कुल ही भ्रम में मत रहना, ये मिथ है मार्केट में कि इनऑर्गेनिक रटना है, ऑर्गेनिक के रिएक्शन रटने हैं, ये मिथ्स हैं। तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्ट्स के सब मतलब स्टूडेंट नहीं है आप, आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। समझिए चीज़ों को। और आर्ट्स वाले भी बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, कोई कोई जो आर्ट्स में भी कुछ ना कुछ टेक्निक कुछ लगा कर और समझ लेते हैं उसको भी, समझे? तो समझने पे ध्यान रखिएगा, रटने उठने पे नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है, चलिए।